हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा आज आपको एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कराऊंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्सरसाइज को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय को किस प्रकार डिनोट करते हैं और समुच्चय के एलिमेंट्सों को किस प्रकार डिनोट करते हैं, ये सब बता दिया था। इसके साथ साथ मैं आपको बता चुका था कि समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। आज हम उसी पे आधारित प्रश्न करेंगे। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आज की एक्सरसाइज आपकी समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें पहले प्रश्न में ये पूछा गया है, ये बताना है कि कौन सा समुच्चय होगा और कौन सा समुच्चय नहीं होगा, और इसका कारण बताना है। तो पहला प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं? तो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं सबसे पहले जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। ये अक्षर हैं, ये महीने हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो हम किसी से भी पूछें, किसी से भी जानें कि जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होंगे, तो सबका जवाब यही होगा, जनवरी, जून और जुलाई। क्योंकि सभी का सेम आंसर है, सभी सेम ही उत्तर देंगे, क्योंकि ये निश्चित है, इसलिए ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। क्योंकि ये निश्चित है इसलिए ये एक समुच्चय होगा। अगला प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। हम भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के लिए अगर हम 50 आदमियों से पूछें, 10 आदमियों से पूछें, तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। कोई के लिए कोई सा लेखक प्रतिभाशाली है, तो किसी के लिए कोई सा लेखक प्रतिभाशाली है। क्योंकि इसकी संख्या निश्चित नहीं है, हम इसको निश्चित नहीं कर सकते कि कौन से लेखक प्रतिभाशाली हैं, इसलिए ये क्या है, यह समुच्चय नहीं होगा। तो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, ये सभी के लिए अलग अलग है, इसलिए यह संग्रह निश्चित न होने के कारण 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की बात करें तो किसी के लिए तो कोई सर्वश्रेष्ठ होगा, किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोग भी उसका अलग अलग जवाब देंगे, अलग अलग उत्तर देंगे, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये भी संख्या निश्चित नहीं है। क्योंकि समुच्चय की परिभाषा ये है कि जो संग्रह है वो सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। तो ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज की संख्या निश्चित नहीं है। इसके लिए पैमाना अलग अलग है, सभी अलग अलग अपने अपने विचार सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के विषय में रखते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अगर हम अपनी क्लास में बालकों का संग्रह की बात करें, अगर हम 10 बच्चों से बात करेंगे तो भी वो यही बताएंगे कि हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं या हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं। क्योंकि क्लास में छात्रों की संख्या निश्चित होती है, छात्रों की संख्या निश्चित होने के कारण ये क्या होगा, जो कक्षा के बच्चों का समूह होगा, संग्रह होगा, वो क्या होगा, वो समुच्चय होगा। क्योंकि क्लास में बच्चों की संख्या निश्चित होती है और सभी एक ही जवाब देंगे कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं या हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं। तो इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या होगा, एक समुच्चय होगा। अगला प्रश्न है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर हम 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं लिखें तो कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 ... इस प्रकार 100 से कम लेनी है तो लास्ट कौन सी आ जाएगी, 99।
9। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं वो हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, यानी नेगेटिव वाली छोड़ दें और जीरो को छोड़ दें तो जो संख्या हमें मिलती हैं वो प्राकृतिक संख्या हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें कौन सी संख्याएं लेनी है? हमें लेनी है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो चाहे हम 10 बच्चों से लिखवाएं, चाहे 10 व्यक्तियों से लिखवाएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं यही बताएंगे 1 2 3 4 5 ... 99, क्योंकि ये निश्चित हैं, सुपरिभाषित हैं, इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि ये संख्याएं निश्चित हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है वो सुपरिभाषित है या नहीं है, वेल डिफाइन है या नहीं। वेल डिफाइन का अर्थ मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था, आप पहली वीडियो को देखें। अगला प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो उनकी संख्या निश्चित है, 50 लिखे हैं, 100 लिखे हैं, जो भी हैं तो निश्चित संख्या है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास भी कैसे हैं? उनकी संख्या भी निश्चित है, क्योंकि संख्या निश्चित है इसलिए समुच्चय। वेल डिफाइन की परिभाषा ही यही है। अगला है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांकों की बात करें तो सम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10, ये सब संख्याएं सम संख्याएं होती हैं और इस प्रकार आगे चलती रहेंगी। इनका संग्रह की बात करें तो ये भी संख्याएं कैसी होंगी? किसी से भी पूछें कि सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, सभी का जवाब 2 4 6 8 10 12 14 18 इसी प्रकार आएगा। इसलिए ये भी क्या है? वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है, इसलिए सभी सम पूर्णांकों का संग्रह भी कैसा होगा? एक समुच्चय है। समुच्चय को अच्छी से समझने के लिए पहले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको समुच्चय के बारे में पूरी जानकारी हो सके। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं? उनकी संख्या तो निश्चित है, कोई भी अध्याय ले लो, ऐसा तो होता नहीं कि उस अध्याय में अलग अलग प्रश्न दे रखे हों, क्योंकि सवालों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए ये भी क्या है? ये भी एक समुच्चय है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों की बात करें तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, किसी के लिए तो शेर है, किसी के लिए चीता है, किसी के लिए कुछ है, क्योंकि सभी के लिए मानक समान नहीं है, सभी के लिए खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है अलग अलग होगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। अगर सभी के लिए समान होते तो ये समुच्चय होता, इसलिए समुच्चय नहीं है, क्योंकि खतरनाक किसी के लिए कोई खतरनाक है तो किसी के लिए कोई खतरनाक है। तो ये था पहला प्रश्न, जिसमें हमें केवल ये बताना था कि जो प्रश्न में दे रखा है वो समुच्चय है अथवा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी एप्सिलॉन नॉट यानी बिलोंग्स करता है या बिलोंग्स नहीं करता का अवयव है या अवयव नहीं है भरना है। हमें ये बताना है कि जो हमें प्रश्न में दे रखा है वो ए का अवयव है या नहीं। जैसे 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5 में जो खाली जगह है उस खाली जगह में बिलोंग्स करता है आएगा या बिलोंग्स नहीं करता आएगा। 5 ए का अवयव है लिखना है या 5 ए का अवयव नहीं है यह लिखना है, क्योंकि 5 ए में बिलोंग्स करता है, क्योंकि 5 का नंबर कैसा है? ए में 5 हमें मिल रहा है, 5 ए में कैसा है? 5 उपस्थित है, इसलिए क्या होगा? 5 ए में बिलोंग्स करता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 8। अब 8 ए में बिलोंग्स करता है या नहीं करता? हम 8 नंबर्स को देखें तो कहीं भी 8 हमें ए में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब क्या है? 8 ए में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 8 ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसे कैसे दिखाएंगे? 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 ए का अवयव नहीं है। इसी प्रकार 0, अब 0 देखें तो 0 भी इसमें ए में 0 तो है नहीं, 1 से स्टार्ट है, तो ये भी क्या होगा? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमें केवल ये प्रतीक भरने हैं, ये कि इसका अवयव है या नहीं। अगर है तो इस प्रकार प्रतीक भरते हैं और नहीं है तो उसे काट देते हैं। 4 कैसा है? ए में है, क्योंकि 4 ए में लिखा हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा? इसका अवयव है। इसके बाद हमें 2 देखना है। अब 2 ए में है या नहीं,
तो 2 तो ए में है, तो इसलिए क्या है, 2 भी ए का अवयव है। अब 10 देखना है, 10 कैसा है, 10 भी ए का अवयव है या नहीं, तो 10 तो ए में उपस्थित है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 ए में बिलोंग्स नहीं करता, 10 ए का अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना था, केवल वह उसका अवयव है ए का या अवयव नहीं है ये दर्शाना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में क्या है, इसको पढ़ के समझना है। कह रहा है x एक पूर्णांक है। अब x एक पूर्णांक है, तो सबसे पहले तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक पता होने चाहिए। तो पूर्णांक क्या होते हैं, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होंगे, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ये सभी पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक भी कैसा है, x कैसा है, बड़ा है -3 से और 7 से छोटा है। तो हमें कौन से पूर्णांक लेने हैं, हमें x के ऐसे पूर्णांक लेने हैं, ऐसी संख्याएं लेनी है जो 3 से तो छोटी हों, कैसी हों, 3 से बड़ी हों और 7 से छोटी हों। तो हमें x कैसा लेना है, x ऐसा लेना है जो -3 से तो कैसी हों, -3 से तो बड़ी हों और 7 से कैसी हों, 7 से छोटी हों। तो हमें उसी को रोस्टर विधि में लिखना है। तो a बराबर दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा। तो -3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, बड़ी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें दे रखा है कि x कैसा है, x बड़ा है -3 से। जब x -3 से बड़ा है तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी ऐसी, -2 होगी -3 से बड़ी, -1 होगी और 0 होगी, और कैसी लेनी है, 7 से छोटी लेनी है। तो 7 से छोटी कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्याएं कैसी होंगी, ये संख्याएं 3 से तो बड़ी हैं, यानी -3 से तो बड़ी हैं और +7 से छोटी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6। क्योंकि उसने बोला था कि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक कैसे होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होता है। और उसके साथ साथ क्या बताया कि x कैसा है, बड़ा है -3 से और लेकिन 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, -2 -1 और 0, और 7 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। अगला प्रश्न है, x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो x कैसी है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्याओं में माइनस तो आता नहीं, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 और 5। हमें कैसी संख्याएं लेनी है, हमें लेनी है 6 से कम, इसलिए 5 तक लेंगे केवल, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा इसका आंसर, 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। हमें x कैसा लेना है, 2 अंकों वाली संख्या लेनी है पहली बात तो, और वो भी ऐसी लेनी है जिनके अंकों का योग 8 हो। जैसे 18 ले लें, तो 18 में अंक कौन कौन से हैं, 1 है और 8 है। तो 1 और 8 को जोड़ें तो कितना आ रहा है, 9। तो हमें इसको नहीं लेंगे, हमें केवल 2 अंकों की ऐसी संख्या लेनी है जिनके अंकों का योग 8 आना चाहिए। जैसे 17 ले लें, 17 में अंक कितने हैं, 1 और 2, 2 अंक हो गए, इनको जोड़ें 1 + के 7 तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब क्या है, 1 + 7 क्या है, एक ऐसी संख्या है 2 अंकों वाली जिसके अंकों का योग 8 है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या ले सकते हैं, सबसे पहले हम 17 ले सकते हैं। हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनके अंकों का योग कैसा आना चाहिए, जिसके अंकों का योग 8 आना चाहिए। तो c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा पहले तो 17, क्योंकि 7 और 1 कितने हो गए, 8, और 2 अंकों की लेनी है केवल। इसी प्रकार अगर ये 26 लिख दें तो 6 और 2 8, यहाँ पे क्या कर दें 3 और यहाँ पे कर दें 5, तो 5 और 3 भी कितने हो गए 8। इसी प्रकार यहाँ पे तो कर दें अब 4, फिर 4 और 4 भी 8, यहाँ पर लिख दें 4 के यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। इसी प्रकार यहाँ पर कितना लिख दें 6 और 2, इसी प्रकार 7 1 और इसके बाद क्या आएगा
8 और 1 नहीं, क्योंकि 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9। हमें कौन सी संख्याएं लेनी है, केवल ऐसी संख्याएं लेनी है जो 2 अंकों की हों और उनका योगफल 8 आए। तो अब क्या ले सकते हैं, केवल हम 8 और 0 लिख सकते हैं, 8 और 1 नहीं लिखेंगे। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो ये 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं होंगी जिसे अंकों को जोड़ने पर उनका योगफल 8 आएगा। चाहे इसके अंकों को जोड़ लें चाहे इसके अंकों को जोड़ लें, सभी के अंकों को जोड़ने पर योगफल 8 के बराबर आएगा। इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें कैसी संख्याएं ढूंढनी थी, हमें ऐसी प्राकृतिक संख्याएं ढूंढनी थी जिनका योगफल, अंकों का योगफल 8 आए, जिसके अंकों का योगफल कितना आए, 8 आए। अगला प्रश्न है, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, यानी 60 की भाजक है, ऐसी अभाज्य संख्या देखनी है। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए पहले हम क्या करें, 60 के फैक्टर कर लें। तो 60 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 का डिवाइड देंगे 30, फिर 2 का डिवाइड देंगे 15, फिर 3 का जाएगा 5 और 5। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए इसके फैक्टर। अब हमें कैसी संख्या लेनी है, हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो क्या हो, 60 की भाजक हों, यानी 60 में उन संख्याओं का भाग जाता हो और वे अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें किसी संख्या का भाग न जाए। तो इस प्रकार की कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, तो हमने फैक्टर करने में हमें क्या क्या मिला, हमें मिला है 2, 2, 3, 5, ये संख्याएं मिली हैं। अब हमें केवल वो संख्या ही लिखनी है जिसमें जो अभाज्य हों, यानी जिन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाता हो। 60 में तो ऐसी और भी संख्याएं होंगी जिसका भाग जाता हो। 60 में 15 का भी भाग चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, लेकिन 10, 15, 20 ये कैसी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें और संख्याओं का भी भाग चला जाता है। हमें केवल वो संख्याएं लिखनी है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं न जाता हो। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो ऐसी संख्या एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ये ऐसी संख्याएं हैं, इन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, क्योंकि इन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए कैसी संख्याएं हैं, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और 60 की भाजक हैं। इसके बाद हमें लिखना है, अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों को समुच्चय लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई इक्वल टू, तो रोस्टर विधि में क्या करते हैं, रोस्टर विधि में सारे अक्षरों को जो हमें दे रखे होते हैं उनको एक मझले कोष्ठक में लिखते हैं, उसके बाद उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। तो इन सभी अक्षरों को क्या करना पड़ेगा, एक मझले कोष्ठक में लिखना है और उनके बीच में कॉमा लगा देंगे। तो कैसे लिखेंगे इनको, तो सबसे पहले टी आया है तो टी लिखेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर आर आया है आर लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, आई आया है आई लिखाएंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर जी आया है तो जी, फिर ओ आया है तो ओ लिखेंगे, फिर एन आया है तो एन, कॉमा लगा देंगे। ओ हम पहले लिख चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर एम आ गया तो एम लिखेंगे, ई आया है ई लिखेंगे, टी हम लिख चुके हैं टी को लिखेंगे नहीं, आर हम लिख चुके हैं आर को लिखेंगे नहीं, और फिर लिखेंगे वाई को। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का रोस्टर विधि से निरूपण। तो रोस्टर विधि में क्या करते हैं, जो हमें दे रखा होता है उसको एक मझले कोष्ठक में लिखते हैं और उसके बाद उनके बीच में कॉमा यूज़ करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एफ इक्वल टू दे रखा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसको भी क्या करना है, हमें रोस्टर विधि में लिखना है। तो एफ सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद जो जो अक्षर आए हैं उनको इस ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे, कैसे, कॉमा लगाते हुए। तो बी, फिर ई, टी 2 बार है, हमें केवल एक बार लिखना होता है, ई हम लिख चुके हैं पहले ही। अब क्या आ गया, आर। तो ये हो जाएगा इसकी रोस्टर विधि में, रोस्टर रूप में इसका आंसर। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। तो ये थी रोस्टर विधि में लिखने का तरीका। रोस्टर विधि का तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो पहले वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए जिससे कि आगे वाली एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो रोस्टर विधि मैंने बताई थी कि क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हुए कॉमा लगाते जाते हैं। ये थी रोस्टर विधि। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों का समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब इनको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक तो पढ़ा था समुच्चय निर्माण और एक पढ़ा था रूस्टर विधि। तो रूस्टर विधि वाला पहला क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला अब पढ़ना है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है वो देखिए। तो पहला एक क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे देखिए। तो पहले हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखने के लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से ये देखना पड़ता है कि ये किस रूप में लिखा हुआ है, इसमें कौन सा रूल फॉलो किया गया है, उसके बाद हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है, इसमें लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, ये लिखे हुए हैं। और 3, 6, 9, 12 क्या है? इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 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 क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये क्या है? 3 का एक तरह से पाड़ा है। पाड़े को का मतलब क्या होता है? 3 के गुणक हैं, यानी 3, 6, 9, 12 क्या हैं? 3 के गुणक हैं। अब हमें इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो कैसे लिखेंगे? तो हमें इसको किस प्रकार लिखना है, क्योंकि ये 3 का गुणक है, तो 3 का गुणक है तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, मैंने क्या बताया था समुच्चय निर्माण विधि में, हम उसमें कोई भी एक स्वेच्छ चर मानते हैं। स्वेच्छ चर का मतलब क्या था कि हमें एक्स, स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई या स्मॉल जेड लेना था और उसके आधार पर इसको निर्धारण करना था। तो हम इसमें कोई भी अपनी तरफ से एक स्वेच्छ चर मानेंगे। अब वह स्वेच्छ चर क्या होगा? ये मान लिया स्वेच्छ चर क्या है? स्मॉल एक्स है। अब एक्स किस प्रकार है? अब एक्स को हमें डिफाइन करना है कि एक्स किस प्रकार है। तो एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स 3 का गुणक है, यानी एक्स क्या है? 3 का गुणक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स इस प्रकार है कि एक्स इक्वल टू, हमें ऐसा मानना है एक्स को कि उसके आधार पर हम सारे आंसर्स के सारे जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उनको निकाल पाएँ। तो 3n, अगर ये लिख दें 3n, और साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि जबकि n क्या है, अब n की वैल्यू बता दें। अब 3n का मतलब तो कितना हो गया? n का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन n क्या है? n एक तो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग्स करता है। और n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी? वो 1 से तो बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, लेकिन 4 से कैसी होगी? 4 से छोटी होगी या 4 के बराबर होगी। तो जब इस प्रकार हम इसको डिनोट करेंगे, इस प्रकार इसको लिखेंगे, तो ये इसका हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। हमने देखा कि ये कैसे एलिमेंट हैं, सब में 3 का भाग जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया? 3n लिख दिया। लेकिन ये नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा कि n कैसा है? नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर वाला है। और n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू बड़ी होगी 1 से या 1 के बराबर होगी, लेकिन 4 से छोटी होगी या 4 के बराबर होगी। अगर हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो हमें ये वैल्यूएँ यहाँ मिलती जाएंगी। अगर यहाँ रख दें 1 तो 3 मिल जाएगा पहला एलिमेंट, 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। इस प्रकार हम समुच्चय निर्माण करते हैं। हमें सारी स्थितियाँ देखनी होती हैं कि हमें जो प्रश्न दे रखा है उसमें क्या क्या स्थितियाँ बन रही हैं। पॉजिटिव नंबर्स हैं इसलिए नेचुरल नंबर्स लिए, 3 का सब में भाग जा रहा है, 3 के गुणक हैं इसलिए 3n लिखा। अब अगला देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 16, 32 ये लिखा हुआ है। अब इसको देखते हैं इसमें किस प्रकार समुच्चय निर्माण में इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो 2, 4, 8, 16, 32 सम संख्याएँ तो हैं ही, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा देखो, अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4, या फिर हम ये कहें 2 की पावर 1 लिखें तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी अगर 2 की पावर हम 1 लिखेंगे तो 2 ही मिलेगा हमें। 2 की पावर 2 लिखेंगे तो कितना मिलेगा? 4।
2 की पावर 3 लिखेंगे तो 8, 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 16, इसी प्रकार 2 की पावर 5 लिखेंगे तो कितना मिलेगा 32। तो इस प्रकार ये क्या है, ये पावर के रूप में लिखे हुए हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अगर हम इस प्रकार इनको लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो मिलते जाएंगे। अब हमें इसको क्या करना है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि से। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं, पहले तो x लिखना है। तो x किस प्रकार है, x इस प्रकार है, x इक्वल टू, अब n है ये, तो n हम कोई भी नंबर मान लेंगे n, उसके ऊपर कितनी पावर है 1 2 3, तो इस प्रकार यहाँ कितना जाएगा n की पावर कितना ले सकते हैं, n तो क्या है ऊपर 1 2 3 4 है, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n के रूप में लिखेंगे इसको तो हमें ये एलिमेंट्स हमें मिलते जाएंगे। और जबकि n कैसा होगा, जबकि n कैसा होगा, n एक तो यहाँ भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सब में, तो n बिलोंग्स करेगा किस में, नेचुरल नंबर में। और n की वैल्यू कैसी होगी, n की वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू आई है, 1 है, 2 है, 3 4 5, 5 तक हैं, 1 से शुरू है 5 पर ख़त्म है। तो n का मान कैसा होगा, 1 से शुरू होगा और 5 पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण। हमने इसको देखा प्रश्न को, प्रश्न में क्या था, 2 की पावर 1 की वैल्यू ये आ रही थी, 2 की पावर 2 की वैल्यू ये, 2 की पावर 3 की वैल्यू ये, 2 की पावर 4 की वैल्यू ये, 2 की पावर 5 की वैल्यू ये। अब इसको कैसे लिखना था समुच्चय निर्माण विधि में, तो x कैसा था, x इस प्रकार था, 2 की पावर n के रूप में लिख दिया, क्योंकि 2 तो सब में आ रहा था इसलिए 2 आ गया। अब ये चेंज हो रहे हैं वैल्यू में तो इसलिए n, और n कैसा था, n नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव वैल्यू रखनी है हमें, और n की वैल्यू कैसी है, 1 से तो बड़ी है या 1 के बराबर है, और जबकि 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। अगर हम इन संख्याओं को इसमें रखेंगे, n की जगह पर इन संख्याओं को रखेंगे 1 से लेकर 5 तक, तो हमें ये एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 25 125 और 625 ये दे रखी हैं। अब इसको लिखना है तो इसमें भी क्या है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 4। ये भी कैसे लिखे हुए हैं, पावर के रूप में लिखे हुए हैं, तो इसको भी उसी प्रकार लिख देंगे। x क्या है, x इस प्रकार है, x बराबर 5 की पावर n। अगर 5 की पावर n या 1 रखेंगे तो पहला मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट, 3 रखेंगे तो तीसरा एलिमेंट। और जबकि इसमें भी क्या होगा, n इसमें भी पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, तो n कैसे होंगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी इस n की जो वैल्यू है वो प्राकृतिक संख्याओं बिलोंग्स करेगी। और वैल्यू कैसी होगी उसकी, वो भी वैल्यू कैसी होगी, 1 से शुरू है तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। और यहाँ भी क्या होगा, इस पर तो 5 की पावर 1 है, ये 2 ये 3 और ये 4, तो कहाँ तक जाएंगे, केवल 4 तक। तो इस प्रकार इसको डिनोट कर सकते हैं, x इस प्रकार होगा 5 की पावर n, जबकि n किस में होगी, प्राकृतिक संख्याओं बिलोंग्स करेगा, यानी नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, यानी पॉजिटिव नंबर में बिलोंग्स करेगा। और n का मान कैसा होगा, बड़ा होगा 1 से या 1 के बराबर होगा, और 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 2 4 6 8, ये लिखा हुआ है 2 4 6 8। अब ये संख्याएं कैसी हैं, वर्ग तो है नहीं, अगर 2 का वर्ग करेंगे, 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के ऊपर 2 लगाएंगे तो 4, 2 के ऊपर 3 लगाएंगे तो 8 आना चाहिए। तो ऐसा तो ये नहीं, लेकिन कैसी हैं, ये सभी कैसी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, हमें सभी सम संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ये मानेंगे कि x किस प्रकार है, कि x इक्वल टू, अब इसमें 2 का भाग जा रहा है सब में, ये 2, क्योंकि सभी सम संख्याएं कैसी होती हैं, 2 की गुणक होती हैं, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2n, यानी n क्या है 2n। और n कैसा होगा, n बिलोंग्स करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेने हैं हमें, इसमें बिलोंग्स करेगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्या है, x बराबर, x कैसी हैं, एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये भी लिख सकते हैं, x एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, x क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2 4 6 6 कैसी हैं, एक तो सम संख्याएं और ये
2 से भी विभाज्य हैं, तो इसलिए 2 से जब विभाज्य होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए क्या होगा, अब नेचुरल नंबर्स लिए तो एक्स किस प्रकार है 2 है, अब एन के 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि इन्फाइनाइट तक चलती रहेंगी आगे तक, इसलिए इसमें हम एन को बाउंड नहीं कर सकते, स्मॉल एन को बाउंड नहीं कर सकते कि ये कहाँ से कहाँ तक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है 1 4 9 डॉट डॉट, ये संख्या दे रखी हैं। अब इसमें क्या है, ये तो हो गया एक, अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको ये लिख लें 1 का वर्ग तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेंगे। तो इस प्रकार हमें इसकी वैल्यू मिलती रहेगी। अब हमें क्या बताना है, हमें इसको डिनोट करना है समुच्चय निर्माण विधि में, तो कैसे लिखेंगे, x किस प्रकार है, x क्या है स्क्वायर है, किसका 1 का 2 का 3 का 4 का, यानी x क्या है प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n क्या है किसके बराबर है, x n स्क्वायर के बराबर है। और जबकि n क्या है, n किस में बिलोंग्स करता है, क्योंकि नंबर्स कहाँ तक हैं केवल 100 तक हैं, तो इसका मतलब क्या है n बाउंड हो गया, निश्चित संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से तो स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट हो रही है, जबकि n क्या है 1 से तो स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ पर हो रही है, ख़त्म हो रही है 10 पर। तो ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण। तो n क्या है 1 से तो शुरू है और 10 पर ख़त्म है। अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करें तब भी कितना मिलेगा, अगर हम -1 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम ये लिखें -1 का स्क्वायर, चाहे -2 का स्क्वायर करें या -10 का स्क्वायर करें, तब भी हमें वही नंबर मिलेंगे, वही हमारे आंसर आएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इस प्रकार है, x बराबर n स्क्वायर, जबकि अब n क्या है, जबकि n कैसा है -10 लेस देन n इक्वल टू +10, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, तब भी हमें वही आंसर मिलेगा, -10 लेस देन इक्वल टू n। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों ही तरीके ठीक हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको समुच्चय के निर्माण विधि को सीखना है तो पहली वीडियो को देखें ध्यान से, आपको समुच्चय निर्माण विधि समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। अब लिख रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब ये सूचीबद्ध करके लिखना है, तो किस प्रकार लिखना है, पहला कह रहा है x एक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो a क्या है एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9, ये सब क्या होती हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना था कि हमें विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, और विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9, ये सब क्या होती हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं। सूचीबद्ध कह दे या रोस्टर विधि कह दे, एक ही बात है। रोस्टर विधि का या सूचीबद्ध विधि का उसमें क्या करना होता है, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखकर उनके बीच में कॉमा लगा दिया जाता है। अब इसमें लिखना है हमें, कह रहा है अगले प्रश्न में x इस प्रकार है, एक पूर्णांक है जो -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में है। तो अगर हम एक नंबर लाइन बनावें और नंबर लाइन पे ये तो 0 हो गया, इधर चलेगा 1, इधर चलेगा 2, ऐसे ही 3 4 5, ऐसे ही इधर 6 7 8 और 9, इधर साइड में आते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2। तो x एक पूर्णांक है जो कहाँ तक है। अब पूर्णांक अंक कौन से होते हैं, पूर्णांक में कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ली जाती, पूर्णांक में कभी भी भिन्नात्मक वैल्यू नहीं ली जाती, पूर्णांक हमेशा पूरा अंक लिया जाता है। 2 4 3 5 इस प्रकार के जो अंक हैं वो अंक लिए जाते हैं पूर्णांक में। उसमें कभी भी ऐसा नहीं कि पॉइंट में ले लिया या 3/5 ले लिया, ऐसी वैल्यू पूर्णांकों में कभी नहीं ली जाती। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो कहाँ तक हो, -1/2 से लेकर 9/2 तक हो। तो इसका मतलब जब हम रोस्टर विधि में लिखेंगे तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। अब इसके बीच कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो ये उसमें इक्वल तो लगा नहीं है, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, तो एक तो ये छूट जाएगा, -1 नहीं आएगा, और एक लास्ट वाला
9 नहीं आएगा, 9 छूट जाएगा। इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो 4.5 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा माइनस में, तो 0.5 यहाँ मिलेगा। तो हमें केवल इनके बीच की वैल्यू लेनी है। हमें x कैसा लेना है, जो 4.5 और आधे के बीच में हो। तो 4.5 और आधे के बीच में कौन सी संख्या मिलेंगी, तो यहाँ से इसके बीच में संख्याएँ आएंगी, वो संख्याएँ हमें इसमें लेनी पड़ेंगी। हमें कौन सी संख्या लेनी है, हमें जो वो संख्या लेनी है जो 0, 1, 2, 3 और 4 के बीच में आए। तो 0, 4, 1, 2 यानी माइनस के 0.5 से प्लस 4.5 के बीच में संख्याएँ आएंगी, वो संख्याएँ लेनी है। तो वो संख्याएँ कौन कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होंगी जो -1/2 से 9/2 के बीच में होंगी। क्योंकि हमें कौन सी संख्या लेनी, नंबर लाइन है, नंबर लाइन्स पे इधर साइड में तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इधर साइड में कितना आता है, इधर साइड में पॉजिटिव नंबर चलते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से पॉजिटिव नंबर चलते हैं। तो हमें 1/2 लिखा हुआ है, भाग देंगे तो 0.5 आएगा। 9/2 लिखा हुआ भाग देंगे तो 4.5। तो इसके बीच में नंबर लेने हैं, क्योंकि उसने ये बोल दिया था कि पूर्णांक नंबर लेने हैं, हमें केवल पूर्ण संख्या ही लेनी है। तो पूर्णांक नंबर कौन से होते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता, तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 0 से लेके 4 तक। तो ये इसका आंसर होगा। -1/2 से लेकर 9/2 तक के बीच ऐसी संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, तो ये संख्याएं हमें मिलेंगी। अगला है c बराबर क्या दे रखा है, c बराबर दे रखा है x एक पूर्णांक है और वो भी कैसा है, 4 से बराबर है या 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा और ऊपर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो हमें संख्या ढूंढनी है जिसका हम वर्ग करें तो वो कैसा आए, या तो 4 के बराबर आए या 4 से छोटा आए। तो अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसे तो ले नहीं सकते, केवल क्या लेना है, 1 और 2 ले सकते हैं। इसी प्रकार -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 4 आएंगे। चाहे -1 का वर्ग करें चाहे -2 का वर्ग करें, तब भी हमें संख्या कौन सी मिलेंगी, तब भी हमें ऐसी संख्या मिलेंगी जो 4 से छोटी होंगी। इसी प्रकार 0 का वर्ग करेंगे तब भी क्या आएगा, तब भी हमें संख्या मिलेगी जो 4 से छोटी है या 4 के बराबर है। तो हमें वो संख्याएं लिखनी है जो 4 के बराबर हों या 4 से छोटी हों। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी मिलेंगी, ऐसी संख्या हमें प्राप्त होंगी। कौन कौन सी, एक तो -1, क्योंकि -1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 से छोटा आएगा। -2 इसका वर्ग करेंगे तो भी क्या होगा, 4 से छोटा या 4 के बराबर आएगा। 0 का भी वही होगा, ऐसे 1 का और 2 का। तो ये संख्या ऐसी संख्याएं होंगी जो इसके बराबर होंगी या इससे छोटा आंसर आएगा। तो क्योंकि हमें दे रखा था x², इसलिए हमें वर्ग किया। अगला है LOL शब्द का एक अक्षर है, तो इसको दिखाना है। तो d = कितना जाएगा, इसको लिख देंगे। तो कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, जो अक्षर दिए उनको लिखते जाएंगे। L कॉमा लगाएंगे, O कॉमा लगाएंगे, Y कॉमा लगाएंगे, A। L को दोबारा लिखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है x वर्ष क्या है, एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो x क्या है, x एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते। तो हमें ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं आते हों। तो ऐसे महीने कौन कौन से हैं, तो जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, तो जनवरी तो लिखेंगे नहीं। अब कौन कौन से ऐसे महीने होंगे जिसमें 31 दिन नहीं आते, तो पहला तो क्या हो गया, फरवरी में 31 दिन नहीं होते। दूसरा कितना आ जाएगा, मार्च में तो 31 दिन होते हैं, तो मार्च नहीं लिखेंगे। तीसरा हो जाएगा अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद सितंबर, क्योंकि सितंबर में भी 31 दिन नहीं होते। इसके बाद कितना आ जाएगा, नवंबर में भी 31 दिन नहीं होते। हमें ऐसे महीनों के नाम लिखने थे जिसमें 31 दिन ना होते हों। तो ऐसे महीने कौन कौन से हैं, फरवरी, अप्रैल, सितंबर और नवंबर, जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो ऐसा नहीं 30 वाले लिखने हैं, हमें केवल वो लिखने हैं जिसमें 31 नहीं होते हैं, चाहे 28 हो चाहे 30 हों। अगला है x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले आता है ऐसा व्यंजन है x। तो कौन कौन से अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में k से पहले आने वाले, A, V, C, D, E, F, G,
HIJ और के तो हमें लेना नहीं, हमें कहाँ तक लेना है, के से पहले आता हो। तो के से पहले आने वाले कौन कौन से हो गए, ABCDEFGHIJ। तो ये अक्षर हो गए जो के से पहले आते हैं। अब यहाँ पे हमें उनको लिखना है। तो के से पहले आने वाले अक्षर लिखने हैं, लेकिन कौन से लिखने हैं, वो भी व्यंजन लिखने हैं, यानी स्वर नहीं लिखने। तो ए तो क्या होता है, ये तो स्वर होता है, तो ए को तो लिखेंगे नहीं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी लिखेंगे, C D, ई भी नहीं लिखेंगे। ई भी क्या होता है, ई भी एक स्वर है, तो ई भी नहीं आएगा। फिर ई के बाद F G H, आई को भी नहीं लिखेंगे, आई क्या है, स्वर है। इसके बाद जे, यहाँ तक इनको लिखेंगे, क्योंकि हमें कौन से अक्षर लिखने थे, हमें वो अक्षर लिखने थे जो स्वर ना हो, केवल व्यंजन हो और के से पहले आते हों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगले में मिलान करना है, बताना है कि कौन सा आंसर मैच करता है। कह रहा है 1 2 3 4, ये हमें दे रखा है, इसको बताना है कि ये कितने होंगे। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से, अब 1 2 3 6 ये दे रखे हैं, इसका हमें मिलान करना है। तो 1 2 3 कि किससे मैच होगा, देखो मैथमेटिक्स का तो सीधे सीधे मैथ से मैच हो गया, यानी तीसरे का तो किससे मैच हो जाएगा, तीसरे का तो किससे मैच हो जाएगा, सीधे सीधे तीसरे का मैच हो जाएगा डी वाले से, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ये क्या है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, पहला क्या है, 1 2 3 6, एक्स एक अभाज्य संख्याएँ जो 6 की भाज्य हैं, जो 6 की भाजक हैं। तो एक्स कैसी संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, और जो कैसी हैं, 6 की भाजक हैं। तो ऐसी संख्याएँ कौन कौन सी होंगी, ऐसा इसमें से कौन सा मैच हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, और उसको देखने के बाद इसको लिखेंगे। अब देखो 1 2 3 6, एक्स एक भाजक है, एक अभाज्य, तो इसमें कई संख्याएँ, 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 6 कई संख्या है, भाज्य संख्या है, तो इसका ये तो होगा नहीं। कह रहा है एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्याएँ, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैसी संख्याएँ हैं, इसमें तो सम संख्या भी हैं विषम संख्या भी हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका। इसके बाद ये एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक हैं। तो प्राकृतिक संख्याएँ हैं, तो ये 1 2 3 6 प्राकृत संख्याएं, और कैसी हैं, 6 की भाजक हैं, क्योंकि इसमें सब में 6 में इन संख्याओं का भाग चला जाएगा। इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, पहले वाले का कौन सा हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा सी, क्योंकि सी क्या कह रहा है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 में इन संख्याओं का भाग चला जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 2 और 3। 2 और 3 कैसी हैं, पहला देखते हैं। एक्स एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक हैं, तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा ए, क्योंकि 2 और 3 अभाज्य संख्याएँ भी हैं और 6 की भाजक भी हैं, क्योंकि 2 का भाग भी 6 में चला जाता है और 3 का भाग भी 6 में चला जाता है। मैथमेटिक्स वाला ये हो ही गया। एक अगला लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, वो कह रहा है ये तो होगा नहीं, कह रहा है एक्स कैसा है, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम, तो ये 1 से शुरू हैं, 9 पे ख़त्म हो गई, तो 10 से कम है, तो इसका मतलब थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का हो जाएगा बी, क्योंकि 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्याएँ। तो ये थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ में एक्सरसाइज आ गई होगी। अगर आपकी समझ में एक्सरसाइज ना आई हो तो दोबारा वीडियो को देखें, और इसको देखने से पहले वीडियो को ज़रूर देखें, जो इसकी बेसिक है वो आपकी समझ में आ सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।